नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। इस खास सेगमेंट में हम उन खबरों की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी साबित हो सकती हैं। बीते सप्ताह की वो बड़ी खबरें जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को पेशे के रूप में दी मान्यता। सेक्स वर्कर्स को माना कानून के समक्ष समान संरक्षण पाने का हकदार। इनके साथ पुलिस को गलत बर्ताव न करने का दिया निर्देश। शीर्ष अदालत ने राजीव गांधी की हत्या के दोषी की रिहाई का दिया आदेश। अनुच्छेद 142 के तहत सुनाया फैसला। पहले भी कई मामलों में हो चुका है इस अनुच्छेद का प्रयोग। अमेरिका ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क किया लॉन्च। चीन को काउंटर करना है फ्रेमवर्क का मकसद। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देशों के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध बनाने में भी मिलेगी मदद। डीबीटी ने गाइडलाइंस फॉर सेफ्टी असेसमेंट ऑफ जीनोम एडिटेड प्लांट्स 2022 की जारी। प्लांट जीनोम संशोधन के लिए जीईएसी से मंजूरी लेना नहीं होगा जरूरी। जीएम फसल अनुसंधान संबंधी मानदंडों को सरल बनाना है मकसद। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट का 9वां संस्करण प्रकाशित। पिछले 6 महीनों में 11 करोड़ नौकरी के खत्म होने का दावा। भारत में व्याप्त बेरोजगारी की भी आलोचना। हाल ही में सेक्स वर्कर्स के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। सेक्स वर्कर्स की समस्याओं से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस को उनके साथ दुर्व्यवहार न करने का सख्त निर्देश दिया है। कोर्ट ने पुलिस से मौखिक या शारीरिक रूप से सेक्स वर्कर्स के साथ दुर्व्यवहार न करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस को सेक्स वर्कर्स के सामने सम्मान से पेश आने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि देश में सभी व्यक्तियों को जो संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है वही यौन कर्मियों को भी हासिल है। अदालत के मुताबिक यौन कर्मी भी कानून के समक्ष समान संरक्षण के हकदार हैं। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि इस देश में हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कानून सभी मामलों में आयु और सहमति के आधार पर समान रूप से लागू होना चाहिए। जब यह स्पष्ट हो कि यौन कर्मी वयस्क है और सहमति से हिस्सा ले रहा है तो पुलिस को किसी भी तरह के दखल या आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सेक्स वर्कर के बच्चे को सिर्फ इस आधार पर मां से अलग नहीं किया जा सकता कि वह देह व्यापार में है, क्योंकि मानव शालीनता और गरिमा की बुनियादी सुरक्षा का अधिकार यौन कर्मियों और उनके बच्चों को भी हासिल है। इसके अलावा कोर्ट ने मीडिया के लिए भी निर्देश जारी किए। अदालत ने कहा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को उचित दिशा निर्देश जारी करने चाहिए ताकि गिरफ्तारी, छापे या किसी अन्य अभियान के दौरान सेक्स वर्कर्स की पहचान उजागर ना हो। ऐसी किसी तस्वीर का प्रसारण भी ना हो जिससे उसकी पहचान सामने आए। कोर्ट ने राज्यों के लिए निर्देश जारी करते हुए शेल्टर होम के सर्वे कराने की बात कही। जिन वयस्क महिलाओं को हिरासत में लिया गया है उनकी समीक्षा की जाए और समयबद्ध तरीके से रिहाई के लिए कार्रवाई हो सके। सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों को वेश्यावृत्ति को एक पेशे का दर्जा देने के तौर पर देखा जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। इसके तहत शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी एजी पेराविलान की रिहाई का आदेश दिया। हालांकि वर्तमान में 30 वर्ष से ज्यादा सजा काट चुके एजी पेराविलान सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर थे। गौरतलब है कि साल 2018 में तमिलनाडु मंत्री परिषद ने संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राजीव गांधी की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए सभी 7 लोगों की रिहाई की सिफारिश तत्कालीन राज्यपाल से की थी। यह सिफारिश राज्यपाल के पास लगभग 2.5 साल तक लंबित रही। बाद में इस सिफारिश को राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेज दिया, जहां यह सिफारिश 1 साल से लंबित है। असल में संविधान का अनुच्छेद 161 राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों से संबंधित है, जिसके तहत वह राज्य के किसी सजा प्राप्त व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है। साथ ही मारूराम और शमशेर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार सजा माफी के मामले में राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह या सिफारिश मानने के लिए बाध्य है।
मगर पैराविलान मामले में इन दोनों प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। ऐसी गंभीर परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दी गई विशेष शक्तियों का प्रयोग किया। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए डिक्री पारित करने या ऐसा आदेश देने का अधिकार है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय अर्थात कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आवश्यक हो। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने इसके पूर्व भोपाल गैस त्रासदी, अयोध्या राम मंदिर विवाद, बॉम्बे आईआईटी में दलित छात्र के प्रवेश सहित कई मामलों में अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए फैसला सुनाया है। हाल ही में अंतर्राज्य परिषद और इसकी स्थायी समिति का पुनर्गठन करते हुए इनकी संरचना में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। अंतर्राज्य परिषद में अभी तक 5 कैबिनेट मंत्री को स्थायी रूप से आमंत्रित किया जाता था, अब इनकी संख्या को बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। श्रम मंत्री, विधि एवं न्याय मंत्री, जल शक्ति मंत्री समेत 10 मंत्रियों को आमंत्रित सदस्यों के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इसकी संरचना में जहां अभी तक 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया जाता था, वहीं अब 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा आदि के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि अंतर्राज्य परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 263 में की गई है। इसके गठन का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। 25 मई 1990 में तत्कालीन राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा इसका गठन किया गया। यह परिषद केंद्र और राज्य संबंधों को मजबूत करने, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और समर्थन करने में अहम भूमिका निभाती है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या प्रशासक तथा 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और 10 आमंत्रित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इस परिषद के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1990 में ही इस परिषद की स्थायी समिति भी बनाई गई। इस समिति में 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा 6 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते थे, लेकिन अब राज्यों के मुख्यमंत्रियों की संख्या में वृद्धि करके इनकी संख्या 8 कर दी गई है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। प्रत्येक राज्य को वरीयता देने के लिए मुख्यमंत्रियों की सदस्यता हर साल बदलती रहती है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने हाल ही में NAS यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट 3 साल की अवधि के दौरान 3री, 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा के बच्चों में सीखने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन करती है। साथ ही देश में स्कूली शिक्षा प्रणाली के स्वास्थ्य या दशा का समग्र आकलन भी करती है। आपको बता दें कि पिछली नेशनल अचीवमेंट सर्वे रिपोर्ट वर्ष 2017 में जारी की गई थी। गौरतलब है कि यह सर्वे अखिल भारतीय स्तर पर 12 नवंबर 2021 को आयोजित किया गया था। सर्वे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल शामिल थे। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के 720 जिलों के 1.18 लाख स्कूलों के लगभग 34 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया। सर्वे के दौरान कक्षा 3 और 5 के बच्चों की भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन जैसे विषयों में सीखने की क्षमता की जांच की गई। वहीं कक्षा 8 के बच्चों की भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों की समझ का मूल्यांकन किया गया। कक्षा 10 के बच्चों की भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों में प्रवीणता की जांच की गई। बता दें कि यह राष्ट्रव्यापी सर्वे CBSE द्वारा किया गया था और इसका प्रबंधन NIC यानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया था। चूंकि यह सर्वे शिक्षा प्रणाली की दक्षता के एक संकेतक के रूप में बच्चों की प्रगति और सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करता है, लिहाजा सर्वे के निष्कर्षों के आधार पर स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उपचारात्मक कार्रवाई के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकेंगे। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में लचीलापन, स्थिरता, समावेशिता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भागीदार देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है।
गौरतलब है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की लॉन्चिंग क्वाड की हालिया बैठक के एक दिन पहले हुई। भारत सहित 13 देशों ने इस फ्रेमवर्क में शामिल होने की बात कही है। दरअसल यूएसए ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के लिए जापान, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ मजबूत व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला संबंध बनाने के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की शुरुआत की है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से अलग होने के बाद अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भरोसा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। यूएस कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस द्वारा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पर जारी किए गए एक इनसाइट पत्र के अनुसार IPEF एक पारंपरिक व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि इस फ्रेमवर्क में विभिन्न मॉड्यूल्स शामिल होंगे। ये मॉड्यूल निष्पक्ष और लचीला व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, बुनियादी ढांचा और डीकार्बोनाइजेशन तथा टैक्स एंड एंटी करप्शन है। इस फ्रेमवर्क की विशेषता है कि इससे जुड़ने वाले देशों को एक मॉड्यूल के भीतर सभी घटकों को अपनाना होगा। हालांकि सभी मॉड्यूल्स में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। इन चारों मॉड्यूल में से निष्पक्ष और लचीला व्यापार मॉड्यूल्स का नेतृत्व यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा किया जाएगा। इसमें कुछ बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं के साथ डिजिटल, श्रम और पर्यावरण के मुद्दे शामिल होंगे। बता दें कि जो बाइडेन ने पहली बार अक्टूबर 2021 के पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का जिक्र किया था। हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट या निवेश प्रोत्साहन समझौता हुआ। इस समझौते पर भारतीय विदेश सचिव विनय क्वात्रा और यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO स्कॉट नाथन द्वारा दस्तखत किए गए। इससे भारत में अमेरिका के डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा प्रदान की जाने वाली निवेश सहायता में वृद्धि होने की बात कही जा रही है। दरअसल इस समझौते का मकसद डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के अतिरिक्त निवेश सहायता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। इन निवेश सहायता कार्यक्रमों में ऋण, इक्विटी निवेश, निवेश गारंटी, निवेश बीमा या पुनर्बीमा आदि शामिल हैं। गौरतलब है कि हालिया निवेश प्रोत्साहन समझौता वर्ष 1997 में हुए निवेश प्रोत्साहन समझौते का स्थान लेगा। आपको बता दें कि डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन या इसकी पूर्ववर्ती एजेंसियां वर्ष 1974 से भारत को निवेश सहायता प्रदान कर रही हैं। ये अब तक करीब $5.8 बिलियन की निवेश सहायता भारत को कर चुकी है। विकास से संबंधित क्षेत्रों जैसे कि कोविड-19 टीकों का निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, वित्तीय समावेशन, बुनियादी ढांचा आदि में निवेश सहायता मिली है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार CIF कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारतीय आयातकों से समुद्री रास्ते से माल ढुलाई पर लगने वाले IGST यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं वसूल सकती है। इस केस में मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड ने केंद्र सरकार के IGST से संबंधित प्रावधानों को चुनौती दी थी। कहा गया कि भारतीय आयातकों पर CIF यानी कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट अनुबंध पर लगने वाले IGST के अलावा ओशन फ्रेट यानी समुद्री रास्ते से माल ढुलाई पर भी IGST लगाया गया। दरअसल जब भारतीय आयातक किसी देश से माल आयात करता है तो आयात के लिए 2 अनुबंध प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। पहला CIF यानी कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट और दूसरा है FOB यानी फ्री ऑन बोर्ड। CIF अनुबंध के तहत आयातक को अपना माल भारत के समुद्री तट पर प्राप्त होता है, यानी शिपिंग कंपनी से निर्यातक कॉन्ट्रैक्ट करता है और आयातक केवल इन सब के पूरे खर्चे का भुगतान करता है। इस लागत में माल की कीमत, बीमा एवं ओशियन फ्रेट सब शामिल होते हैं। साथ ही सरकार द्वारा वसूल किया जाने वाला IGST इस पूरे खर्चे पर ही लागू होता है। वहीं FOB अनुबंध के तहत आयातक को अपना माल निर्यातक यानी विदेशी समुद्री तट पर प्राप्त होता है तथा भारतीय समुद्री तट तक माल लाने की जिम्मेदारी खुद आयातक की होती है। इसके लिए आयातक शिपिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और शिपिंग कंपनी को माल को भारतीय तट तक पहुंचाने का किराया अदा करता है। इसके अलावा आयातक माल के भाड़े पर और माल की कीमत पर लगने वाले IGST का खुद भुगतान करता है। इसमें शर्त यह है कि शिपिंग कंपनी भारतीय ना हो। इस केस में पूरा झगड़ा CIF मैकेनिज्म पर है क्योंकि सरकार इसमें भी आयातक से ओशियन फ्रेट पर IGST भुगतान की मांग करती है।
ऐसी स्थिति में आयातक का कहना है कि शिपिंग कंपनी से उसका कोई लेना देना नहीं है। उनका मानना है कि शिपिंग कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट निर्यातक के साथ हुआ है, जिसको इन्होंने पहले ही भुगतान कर दिया है। ऐसे में यह एक ही कर 2 बार भुगतान का मामला बन जाता है और यह केंद्रीय जीएसटी अधिनियम के उल्लंघन का मामला बन जाता है। हाल ही में राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 के प्रावधानों की आलोचना की। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने यह विधेयक संसद में पेश किया था और वर्तमान में एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा इस विधेयक की समीक्षा की जा रही है। असल में प्रस्तावित संशोधन के जरिए पंजीकृत आयुष चिकित्सकों को अधिनियम में कई रियायतें दी जा रही हैं। संशोधन विधेयक में इन आयुष चिकित्सकों को जैविक संसाधनों के उपयोग के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड्स को पूर्व सूचना देने की छूट प्रदान की गई है। ऐसे में इन आयुष चिकित्सकों का किसी व्यावसायिक कंपनी के साथ अगर अनौपचारिक संबंध होता है तो इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है। साथ ही जयराम रमेश का मानना है कि संशोधन विधेयक के कई प्रावधान एनबीए यानी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की शक्तियों को भी कम करते हैं, जैसे कि कंपनियों द्वारा किसी पेटेंट के लिए आवेदन करते समय एनबीए की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा संशोधन विधेयक में बायोपायरेसी को सिविल अपराध की श्रेणी में शामिल करने का भी प्रावधान किया गया है। इसके चलते न केवल कानून का दुरुपयोग बढ़ेगा बल्कि इस कानून की निवारक शक्तियां भी कम होंगी। बता दें कि बायोपायरेसी व्यापारिक लाभ के लिए आनुवांशिक या जैव रासायनिक संसाधनों के दोहन करने की प्रथा है। इसमें शोधकर्ता या अनुसंधान संगठन बिना आधिकारिक मंजूरी के जैविक संसाधनों का व्यापार कर लाभ कमाते हैं। जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 को जैव विविधता अधिनियम 2002 के कुछ प्रावधानों को शिथिल करने के लिए लाया गया था। दरअसल वर्ष 2002 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारतीय चिकित्सा व्यवसायियों, उद्योगों और शोधकर्ताओं को अनेक मानकों का पालन करना पड़ता है। इन्हीं मानकों में ढील देने और इस क्षेत्र में अनुसंधान, निवेश और पेटेंट आवेदन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के मकसद से यह संशोधन विधेयक लाया गया है। हाल ही में डीबीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने गाइडलाइंस फॉर सेफ्टी असेसमेंट ऑफ जीनोम एडिटेड प्लांट्स 2022 जारी की। इसका मकसद जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों में अनुसंधान से जुड़े मानदंडों को आसान बनाना है। साथ ही इनसे फसलों की प्रोफाइल परिवर्तन के लिए जिम्मेदार विदेशी जीनों के उपयोग की चुनौतियों को दूर करने में भी मदद मिलेगी। हालिया गाइडलाइंस प्लांट जीनोम के संशोधन के लिए जीन एडिटिंग तकनीक का उपयोग करने वाले शोधकर्ताओं को जीईएसी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का अनुमोदन प्राप्त करने से छूट प्रदान करती है। साथ ही ये गाइडलाइन शोधकर्ताओं को अपनी रिसर्च के लिए पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति लेने से भी छूट देती है। बता दें कि ये गाइडलाइन जीनोम एडिटिंग प्रौद्योगिकियों के सतत उपयोग के लिए एक रोड मैप तैयार करती है। ये गाइडलाइंस पौधों के जीनोम एडिटिंग अनुसंधान से जुड़े सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के अनुसंधान संस्थानों पर लागू होती है। गौरतलब है कि किसी पौधे के जीनोम एडिटिंग के लिए प्रायः ट्रांसजेनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में पौधे में किसी अन्य प्रजाति के जीन को जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए बीटी कॉटन के पौधों को कीट के हमले से बचाने के लिए मिट्टी के जीवाणु जीन का उपयोग किया जाता है। बता दें कि जीईएसी का पूरा नाम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है और यह पर्यावरण मंत्रालय का एक विशेषज्ञ निकाय है। यही निकाय देश के भीतर जीएम पौधों या फसलों से जुड़े अनुसंधान का मूल्यांकन करता है और इन पौधों या फसलों को खेतों में उगाए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है। हालांकि अंतिम निर्णय पर्यावरण मंत्री के साथ साथ उन राज्यों द्वारा लिया जाता है जहां इन पौधों की खेती की जा सकती है। हाल ही में एमपीडीआई यानी मल्टी डिसिप्लिनरी डिजिटल पब्लिशिंग इंस्टीट्यूट की कृषि पत्रिका में एक पेपर प्रकाशित हुआ। इस पेपर का शीर्षक मिट्टी के वातावरण से दूषित पदार्थों को हटाने के लिए भूमध्य सागरीय पौधों का उपयोग, एक संक्षिप्त समीक्षा है। इस पेपर में मृदा उपचार की अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल फाइटो रेमेडिएशन तकनीक एवं इनमें प्रयोग होने वाले हाइपर क्यूमुलेटर प्लांट की चर्चा की गई है। दरअसल मृदा प्रदूषण वर्तमान में एक गंभीर समस्या है। भूमि उपयोग में व्यापक परिवर्तन, मृदा अपरदन, कीटनाशक और उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग, औद्योगिक एवं नगरीय अवशिष्ट आदि इसके कारण हैं। इनमें भारी धातुओं की मौजूदगी देखी जा रही है जो कई रोगों के कारण हैं।
आपको बता दें कि फाइटोरेमिडिएशन मृदा उपचार की एक तकनीक है। इसके तहत पौधों का प्रयोग करके मिट्टी में मौजूद विषाक्त भारी पदार्थों को अलग किया जाता है। ये पौधे विषाक्त पदार्थों को मिट्टी से अवशोषित करके अपने ऊतकों जैसे पत्ती एवं तना आदि में जमा कर लेते हैं। अब अगर फाइटोरेमिडिएशन में हाइपरक्यूमुलेटर पौधों के उपयोग की बात करें तो इनमें प्रदूषकों को सामान्य पौधों की तुलना में अधिक मात्रा में अवशोषित करने की क्षमता होती है। वर्तमान में कई नए हाइपरक्यूमुलेटर पौधों की खोज भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ब्राजील, क्यूबा, न्यू कैलेडोनिया और दक्षिण पूर्व एशिया सहित दुनिया के कई हिस्सों में की गई है। इसका प्रयोग चांदी, कैडमियम, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, पारा, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, निकल, सीसा और जस्ता जैसी धातुओं को हटाने के लिए किया जा सकता है। हाल ही में ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट का 9वां संस्करण जारी किया गया। रिपोर्ट का कहना है कि 2021 की अंतिम तिमाही से लेकर 2022 की पहली तिमाही तक वैश्विक स्तर पर लगभग 11 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई। इसके अलावा कोविड महामारी के दौरान श्रम बल में काम के घंटों के स्तर पर लैंगिक भेदभाव में भी वृद्धि देखने को मिली। इस दौरान महामारी से पहले काम पर जाने वाली हर 100 में से औसतन 12.3 महिलाओं, जबकि हर 100 पुरुषों में औसतन 7.5 पुरुषों की नौकरी छूट गई। कार्यबल में लैंगिक असमानता के बढ़ने से अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं पर ज्यादा असर पड़ा है। हालांकि रिपोर्ट का यह भी दावा है कि यह लैंगिक अंतर निम्न और मध्यम आय वाले देशों में अधिक देखने को मिला है, जबकि उच्च आय या विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों ने इस अंतर को कम किया है। इस रिपोर्ट में भारत के रोजगार परिदृश्य को काफी खराब बताया गया है। इसके पीछे भारत में अधिकांश लोगों का बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के अनुबंध के काम करने को वजह बताई गई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सर्वेक्षण से भी इस बात का खुलासा हुआ है कि महामारी के दौरान भारत के लगभग 1/3 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पूरी तरह से खत्म हो गए। इस रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में सुझाव दिया गया है कि श्रमिकों की क्रय क्षमता में सुधार करने के लिए भारत को अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के मानक अपनाने चाहिए। आपको बता दें कि भारत में वेतन संहिता साल 2019 में पारित किया गया था, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। इसके अलावा न्यूनतम वेतन मानक को भी भारत में नहीं अपनाया गया था, जिसकी सिफारिश साल 1948 में वेतन समिति ने की थी। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन के तहत डिजिटल इंडिया भाषिणी पर एक सत्र का आयोजन किया। इस अवसर पर मिशन डिजिटल इंडिया भाषिणी पर रणनीति बनाने के लिए विभिन्न शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स के साथ विचार मंथन किया गया। भाषिणी का पूरा नाम भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया है। यह एक ओपन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो उद्योगों, शिक्षण संस्थानों, अनुसंधान समूहों, स्टार्टअप्स आदि को एक मंच पर लाने का काम करता है। इसका मकसद इनके शोध और योगदानों को पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराना है। असल में यह प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग संसाधनों को MSME स्टार्टअप्स और इंडिविजुअल इनोवेटर्स के लिए उपलब्ध कराएगा। आपको बता दें कि मिशन डिजिटल इंडिया भाषिणी का उद्देश्य जनहित, विशेष रूप से शासन और नीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं की सामग्री को पर्याप्त रूप से बढ़ाना है। साथ ही भारतीय नागरिकों को उनकी अपनी भाषा की विभिन्न डिजिटल पहलों से जोड़कर उनका डिजिटल समावेशन करना है। डिजिटल समावेशन के परिणाम स्वरूप नागरिक अपनी स्वयं की भाषा में इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा यह मिशन केंद्र या राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों और स्टार्टअप्स को शामिल करते हुए एक इकोसिस्टम का निर्माण करेगा। इस इकोसिस्टम के सभी घटक मिलकर भारतीय भाषाओं में नवीन उत्पादों और सेवाओं को विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। आज के सेशन के 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को डिक्री या आदेश देने के विशेष अधिकार से संबंधित है। 2. संविधान का अनुच्छेद 161 राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों से संबंधित है। 3. राष्ट्रपति केवल सामान्य लोगों के मृत्यु दंड से जुड़े सजा को माफ करने के लिए अधिकृत है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 3, 1 और 3, 2 और 3 या फिर केवल 2? अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अंतर्राज्यीय परिषद का गठन पुंछी आयोग की सिफारिश पर किया गया था। 2. संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। 3. प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 3, केवल 1, 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को क्वाड बैठक में लॉन्च किया गया था। 2. इस फ्रेमवर्क का जिक्र पहली बार पिछले साल हुए पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हुआ था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, 1 और 2 दोनों, केवल 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? अगला प्रश्न है, जीएसटी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर इसे 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू किया गया था। 2. इसके लागू होने के बाद संविधान के अनुच्छेद 268A को हटा दिया गया। 3. इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केवल केंद्र लगा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? 2 और 3, केवल 3, केवल 1 या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? अंतिम प्रश्न है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन के तहत डिजिटल इंडिया भाषिनी पर एक सत्र का आयोजन किया। यहाँ पर भाषिनी शब्द का तात्पर्य है भाषा इंटरफेस फॉर नॉर्थ इंडिया, भाषा इंटरफेस फॉर डिजिटल इंडिया, भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiias.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। बीते दिनों सरकार ने केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन का निर्णय लिया। इसका मकसद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं पुरातात्विक अनुसंधान क्षेत्र के बीच संपर्कों को मजबूत करना है। इस बोर्ड में केंद्रीय संस्कृति मंत्री अध्यक्ष के रूप में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा नामित 5 व्यक्ति और एएसआई के पूर्व महानिदेशक भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का 75वां अधिवेशन जिनेवा में 22 से 28 मई 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। 2022 के लिए इसका विषय शांति के लिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए शांति रखा गया है। आपको बता दें कि WHO साल 1948 से संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था के रूप में कार्यरत है और वर्तमान में 194 देश इसके सदस्य हैं। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। हाल ही में भारत की आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि ये अवार्ड WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। आशा कार्यकर्ताओं को ये सम्मान कोविड-19 के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। गौरतलब है कि महिला आशा कार्यकर्ता राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रावधानों के कार्य करती हैं और वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 10 लाख है। सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बाद चीनी के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। हाल ही में मणिपुर के उखरुल जिले के शिरुई गांव में शिरुई लिली महोत्सव का चौथा संस्करण शुरू हुआ है। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि शिरुई लिली फूल मई महीने के अंत से जून महीने की शुरुआत तक केवल शिरुई गांव की पहाड़ी पर ही खिलता है। इसी दुर्लभ शिरुई फूल के बारे में जागरूकता फैलाने और मणिपुर में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए शिरुई लिली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव के दौरान पारंपरिक संगीत, भोजन, विभिन्न खेलों आदि का प्रदर्शन किया जाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ये समिति आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा करने के लिए गठित की गई है। ये समिति विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा क्षमता बढ़ाने, आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की बेहतरी और आरबीआई के ओवरऑल कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क को मजबूत करने हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के उपायों का सुझाव देगी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स के लिए BioRRAP नामक एक राष्ट्रीय पोर्टल का अनावरण किया। आपको बता दें कि इस पोर्टल का पूरा नाम बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल है और ये शोधकर्ताओं को जैव अनुसंधान और विकास प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा। दरअसल जैव अनुसंधानों को अधिक विश्वसनीयता और मान्यता प्रदान करने के लिए इस वेब प्रणाली का विकास किया गया है, जिसमें प्रत्येक शोध को एक विशिष्ट BioRRAP आईडी द्वारा पहचाना जाएगा। हाल ही में बच्चों के लिए चाइल्ड ऑनलाइन सुरक्षा टूल किट लॉन्च किया गया। इसका मकसद बच्चों के ऑनलाइन अनुभव को सुरक्षित एवं बढ़िया बनाना है। इस टूल किट को ब्रिटेन की गैर लाभकारी संस्था 5 राइट्स ने तैयार किया है। ये संस्था डिजिटल दुनिया में बच्चों के अधिकारों और जरूरतों की प्राथमिकता पर कार्य करती है। हाल ही में वर्ष 2020, 2021 और 2022 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई। आर संतान गोपालन को वर्ष 2020 के लिए, तुरुवरूर भक्तवत्सलम को वर्ष 2021 के लिए तथा कृष्णन और विजयलक्ष्मी को वर्ष 2022 के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चीन के पेइचिंग में भारतीय दूतावास तथा हांगकांग, शंघाई और ग्वांगझोउ में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने आजादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया। इस अवसर पर अवध के अंतिम शासक नवाब वाजिद अली शाह और उनकी पत्नी बेगम हजरत महल के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1857 के संघर्ष पर आधारित नाटक द अवध क्वाट्रेन का मंचन किया गया। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।